स्वागत है आप सभी का। देखिए आज का जो सेशन है ये भी हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित है। ये इसका सेकंड वाला पार्ट है और जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर को छोड़ा था वहाँ से हम लेंगे और कवर करेंगे। और देखिए आप सभी को मैंने जानकारी ये दी थी कि ये वाला सेशन यहाँ तक आपका लगभग हो चुका था। ठीक है, तो आगे की रूपरेखा को हम जल्दी से देखते हैं, बढ़ते हैं। बाकी कुछ लोग ज्वाइन होते हैं अभी। चलिए, तो देखिए 1988 में भाजपा के शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में एक उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन हुआ था। ये सवाल भी कई बार ग्रुप सी और यूपीपीएससी में ये सवाल जो आ चुका है। ठीक हो गया, तो कभी भी ये दिया भी जा सकता है फिर से। तो ये नेट एंड में ये फिर से लिया जाने वाला सवाल है, ध्यान रखिएगा कभी। नेक्स्ट है कि जनवरी 1989 में सभी संगठनों को ये मिलाकर आंदोलन चलाने के लिए, मतलब छोटे बड़े जो भी हमारे उत्तराखंड में जो भी संगठन थे जो कि उत्तरांचल या राज्य की मांग कर रहे थे, उन सभी संगठनों को एक रूपता देने के लिए एक उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया 1989 में। तो ये ध्यान में ये रखिएगा, बस इसका नाम उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति। संघर्ष का नाम से मालूम आपको हो जाना चाहिए। संघर्ष मतलब ये किसके लिए संघर्ष करेंगे, आंदोलन चलाएंगे उत्तरांचल राज्य के निर्माण के लिए। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 1990 में जसवंत सिंह बिष्ट ने जो है यूकेडी के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का ये पहला प्रस्ताव भी जो है रखा था। कल मैंने ये लाइन शायद आप लोगों को समझा दी होगी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 1991 में चुनाव के ये बाद भाजपा ने ये पृथक राज्य की स्थापना को अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। ये भी आई थिंक ये भी हो चुका था। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम एक फिर से लिखते हैं। और वायदे के अनुरूप में इन्होंने ये क्या किया था कि भाई ये जो प्रस्ताव था ये विधानसभा से ये पारित ये कराकर और कहाँ भेजा गया था, केंद्र सरकार को। लेकिन कांग्रेस ने कोई भी निर्णय इस पर फिलहाल उस समय नहीं लिया था। ठीक है, फिर क्या होता है उसके अगले वर्ष में जुलाई 1992 में क्या होता है। अब यहाँ पर क्या है कि यूकेडी ने पृथक राज्य के संबंधित एक महत्वपूर्ण दस्तावेज इन्होंने अपनी ओर से क्या कर दिया, जारी कर दिया। क्योंकि ये भाई यूकेडी तो ये उत्तराखंड में ये थी ही, तो इसे अपना काम ये करना था। ठीक है, अच्छा यूकेडी के लिए इसके बारे में कभी सवाल आपको दिया जा सकता है। मैंने कल समझाया भी था कि यूकेडी का विभाजन कब हुआ, किस वर्ष हुआ, बताइए जरा एक बार मुझे। जब तक हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब इन्होंने यूकेडी ने अब ऐसा क्या दस्तावेज दिया, तो इन्होंने क्या कहा कि गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित इन्होंने कर दिया। और इस दस्तावेज को यूकेडी का पहला ब्लूप्रिंट माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1990 ये 2 वाला। और ये भी आपको दिया जा सकता है कि सर्वप्रथम गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी का उल्लेख जो है कि जो किसने किया, तो यूकेडी ने किया। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान में सब लोग रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आप लोगों को आंसर देते रहिए, क्योंकि आंसर आएंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग बिल्कुल आप लोगों ने देखा है, टच में हो। या फिर एक काम क्या करो कि हमेशा जो है क्लास में ज्वाइन होने से आधे घंटे पहले उस वाले पीडीएफ को, लास्ट सेशन को एक बार देख लो, या फिर यूट्यूब पे देख लो हमारा, या फिर पीडीएफ को देख लो। ठीक है, तो ये माइंड में रहेगा आपके। तो अब ये होता है कि अब गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी के रूप में इन्होंने एक जो है ये क्या दिया था, ब्लूप्रिंट दिया था। ठीक है, तो इसके निर्णय के तहत 21 जुलाई 1992 को काशी सिंह एरी ने गैरसैंण में प्रस्तावित राजधानी की नींव भी रखी और उसका नाम जो घोषित भी किया गया, क्या, चंद नगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, ध्यान में ये भी रखिएगा। और ये ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है, काशी सिंह एरी से है। ये मतलब यूकेडी के युवा नेता उस समय माने जाते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं जनवरी अब 93 में क्या होता है। ठीक है, मुलायम सिंह यादव जी ने, यानी कि ये कब की बात हो रही है, जिस समय यूपी सरकार में ये सीएम थे मुलायम सिंह यादव जी। अब ने ये मंत्री रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए एक कैबिनेट समिति का गठन भी कर दिया। क्योंकि ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि सभी को इस राज्य से ये क्या यहाँ से जो है दबाव जो है वो मिल रहा था। तो उसी दबाव को देखते हुए मुलायम सिंह यादव ने एक समिति का निर्माण किया, उसका नाम रखा कौशिक समिति। कभी कभी सिर्फ कौशिक समिति का भी नाम दिया जा सकता है, या किससे संबंधित है बस। ठीक है, तो अब इस लाइन में सब कुछ है। ये संबंधित है उत्तराखंड राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने संबंधी है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इस समिति का जो रियल नाम है, पूरा नाम है, ये मंत्री हैं। ठीक है,
कर कौशिक, तो इनकी ही अध्यक्षता में ये सब चीजें होनी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगले वर्ष में क्या होता है, तो कौशिक समिति में ने ये मई 1994 में इन्होंने क्या किया कि अपनी रिपोर्ट मतलब दी। ठीक है, और रिपोर्ट में तत्कालीन पर्वतीय जिलों को मिलाकर प्रत्येक उत्तराखंड राज्य और उसकी गैरसैंण यानी कि राजधानी गैरसैंण बनाने की सिफारिश भी इन्होंने कर दी। अब आप लोगों से पूछा जा सकता है कि वो कौन सी ऐसी पहली समिति थी जिसने उत्तराखंड के राज्य के निर्माण और उससे संबंधित या उसकी प्रस्तावित राजधानी गैरसैंण को घोषित किया था। ठीक है, तो कौशिक समिति का नाम ध्यान में रखिएगा, लेकिन ये बाद में फिर कुछ हुआ था इसमें, क्या होता देखते हैं फिर। ये मुलायम सिंह सरकार ने कौशिक समिति की सिफारिशों को 21 जून 1994 को स्वीकार कर लिया। अगस्त 1994 को अब क्या होता है कि 8 पहाड़ी जिलों को ही मिलाकर उत्तराखंड राज्य के गठन से संबंधित प्रस्ताव को विधानसभा यानी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में सर्वसम्मति से पास कराने के बाद में ये अब फिर से कहाँ भेजते हैं, सेंट्रल को भेजते हैं, केंद्र में, क्योंकि आप लोगों को मालूम है ना कि सेंट्रल ही मेन क्या है, ये मुखिया है। ठीक है, तभी वो दो राज्यों का जो है क्या करेगा, बंटवारा करेगा। अब फिर इसी वर्ष में 1994 में ही विनोद ये बरदवाल जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस कमेटी में बुद्धिजीवियों और गैर राजनीतिक लोगों के विचारों के आधार पर प्रत्येक राज्य उत्तराखंड राज्य की अनिवार्यता पर सुझाव देना था। यह समिति इसलिए बनाई गई थी कि आखिर में उत्तराखंड का निर्माण क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो ये कमेटी उससे संबंधित थी। ठीक हो गया, तो ये ध्यान में ये भी रखिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ होने वाला है 1994 में जून को में। ठीक है, मुलायम सिंह यादव सरकार ने सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की नई व्यवस्था को लागू जिन्होंने कर दिया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब जिसमें कुल सीटों के 50% सीट आरक्षित होने की व्यवस्था इसमें मतलब कि जो है रखी गई थी। और नई आरक्षण नीति में अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण के विरुद्ध राज्य में आंदोलन शुरू हो गया कि इनको 27 या 27% का जो आरक्षण है ये जो है ये इतना नहीं दिया जाना चाहिए, ये जो है कम करना चाहिए। तो इसके लिए विरोध में भी क्या होता है कि अब यहाँ पर आंदोलन शुरू हो जाते हैं। हालांकि उस समय ये जो है उत्तर प्रदेश ही था। ठीक है, तो जो है एक आंदोलन तो पहले से ही रनिंग में था कि उत्तराखंड का निर्माण करो। फिर दूसरा आंदोलन इसमें इसके पीछे लग गया। ठीक है, अब और इसी की एवज में और क्या क्या होता है वो हम जानते हैं। इंद्रमणि बडोनी जी, ठीक है, इन्हें क्या है उत्तराखंड के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अपने 7 सहयोगियों के साथ 7 अगस्त को आमदन अनशन पर ये बैठ जाते हैं इसी के विरोध में। और अनशनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर दिया। और 15 अगस्त को काशी सिंह एरी के नेतृत्व में नैनीताल में आमरण अनशन शुरू शुरू हुआ। ठीक है, तो ये जो परिस्थितियां थी जो कि उत्तराखंड में आंदोलन को और ज्यादा मोटिवेट कर रही थी। तो इन चीजों को ध्यान में ये रखिएगा, इनको हम छुपा नहीं सकते। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और क्या क्या चीजें होने वाली थी। तो अब देखिए, अब एक ये जो है मिला जुला एक और आंदोलन हो रहा था। हालांकि ये राज्य से संबंधित था और इसी में ही कई सारे लोग जो है आरक्षण के विरोध में भी थे। तो 1 सितंबर 1994 को 1994 को उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस द्वारा छात्रों एवं पूर्व सैनिकों की रैलियों पर गोली जो है क्या बोलते हैं चलवा दी है। और जिससे क्या है कि वहां पर मौजूद 25 लोग मारे गए। और यह उत्तराखंड आंदोलन का पहला गोलीकांड था। कभी आप लोगों से पूछा जाएगा और ये पूछा भी जाता है, खटीमा हत्याकांड या गोलीकांड ये कब हुआ, तो डेट ध्यान में रखेंगे, ये पहला सवाल बनता है। दूसरा बनता है आप लोगों से कि उत्तराखंड में ये पहला गोलीकांड आंदोलन जो कौन सा था, तो वो यही था खटीमा वाला। ठीक है, डेट ध्यान में आप लोग रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इस घटना के दूसरे दिन मंसूरी में झूला घर पर विरोध इसी का विरोध करने के लिए एक वहां पर सम्मेलन भी हो जाता है, यानी कि रैली होती। और रैली में उत्तेजित लोगों ने पीएससी एवं ये पुलिस पर हमला कर दिया, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हुआ था कि यहाँ पर भी पुलिस ने ही इन लोगों को क्या क्या मारा था। ठीक हो गया, तो इस घटना ने में अब ये मारे जाते हैं। एक ये सीओ होते हैं, डीएसपी होते हैं उमाकांत ये जो है त्रिपाठी जी, तो ये जो है अब उस आंदोलन में ये मारे जाते हैं। और फिर जो है पुलिस के द्वारा गोली चलाए जाने पर 7 आंदोलनकारियों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें 2 जो है ये महिलाएं हैं, हंसा धनाई और ये बेलमती ये चौहान। ठीक है, तो ये भी नाम कभी इतिहास में ये फेमस है, आ सकता है। तो ये मैसूरी हत्याकांड के नाम से ये जाना जाता है।
ये भी मतलब ध्यान में आप लोग ये रखिएगा, यानी कि 2 सितंबर की ये घटना है, इस जो खटीमा वाले हत्याकांड के ये बाद की बात है, ठीक हो गया। तो इसे हम जो ये वाला है पहले यानी कि 1 सितंबर को खटीमा हत्याकांड, 2 सितंबर को मसूरी हत्याकांड, तो ये नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7 सितंबर 1994 को एक सर्वदलीय बैठक में 27% आरक्षण को उत्तराखंड में लागू करने की सहमति भी बनी थी यूपी सरकार में, ठीक हो गया। और इसके बाद में राज्य के छात्रों को 18 सितंबर को रामनगर में एक सम्मेलन भी होता है, और सम्मेलन के दौरान में छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन होता है, ठीक हो गया। हालांकि ये पैराग्राफ इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो इन चीजों को भी लेकिन अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, जो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। आज इसके बाद में है नेक्स्ट है कि 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में होने वाली रैली में भाग लेने जा रहे आंदोलनकारियों पर रामपुर तिराहा, ठीक है, मुजफ्फरनगर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्या किया, अमानुषिक अत्याचार किए। और उसके बाद में मुजफ्फरनगर में महिलाओं के साथ पुलिसकर्मियों ने दुराचार करने का भी प्रयत्न किया। और इस रैली में या इसमें जो है एक दूसरे पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच में झड़प भी हुई। और इसमें क्या होता है कि और उसी के सापेक्ष में पुलिस फायरिंग में 6 लोगों की मृत्यु भी हुई थी। और इस कृत्य की क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहकर और ये पूरे विश्व में इसकी निंदा भी मतलब की हुई थी कि लोगों को भाई संविधान ने जो है आंदोलन करने का हक जो है वो दे रखा है अपनी मांगों के सापेक्ष में, ठीक है। तो अगर उसको रोका दबाया जाना या फिर उनके ऊपर जो गोलीकांड करना वो क्या है कि अमानुषिक है। तो इस विरोध में 3 अक्टूबर 1994 को जो है ये पूरे उत्तराखंड में हिंसक ये प्रदर्शन हुए और 7 लोग उसमें भी शहीद हो गए। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अगर निर्माण की अगर इतिहास को हम जान रहे हैं तो बहुत सारे बलिदानों के ताबूत पर इस उत्तराखंड का निर्माण हुआ है, ठीक है। और जबकि ये उत्तराखंड ऐसा भी नहीं है कि ये किसी भी देश से भारत में यहाँ जोड़ा गया है, जबकि भारत का ही हिस्सा था, उसके बावजूद भी ये सब चीजें हुई हैं। तो 10 नवंबर को अब क्या होता है, ठीक है, श्री जयंत ये जो है ना टापू ये कांड होता है और यशोधर बेजवाल तथा राजेश रावत जो होते हैं इसमें शहीद हो जाते हैं। बस तो आप लोगों से जो ये वाला पैराग्राफ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में आप लोग ये रखिएगा। एक ये वाला हो गया और ये बाकी 2 मैंने ऊपर वाले हत्याकांडों के नाम समझाए हैं, इन दोनों को आप ध्यान में अच्छे से रखिएगा। और 7 दिसंबर 1994 को क्या होता है, उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति के अध्यक्ष सांसद भुवन सिंह खंडूरी के संयोजन में दिल्ली में भाजपा की एक रैली का आयोजन होता है और भाजपा सदस्यों द्वारा संसद के दोनों सदनों से वॉकआउट भी किया जाता है। क्यों करते हैं? क्योंकि इसलिए क्योंकि संसद भाई नया राज्य उत्तरांचल के निर्माण में कोई सहभागिता नहीं दे रही थी। इसी को देखते हुए जो सांसद थे उत्तराखंड से संबंधित, इन सभी ने क्या कर दिया, संसद का वॉकआउट कर दिया कि हम बैठेंगे नहीं जब तक ये मतलब काम नहीं होगा। हालांकि अब अभी हमने देखा है कि यूपी सरकार ने, विधानसभा ने उत्तरांचल राज्य के निर्माण संबंधी प्रस्ताव जो है सेंट्रल को भेज रखे थे, उसके बावजूद भी जो है संसद या सेंट्रल कोई एक्शन नहीं ले रहा था। तो इसी के सापेक्ष में ये क्या करते हैं, वर्कआउट, ये दोनों सदनों से क्या कर देते हैं, वर्कआउट, ठीक हो गया। अब देखते हैं अब इसके बाद में 2 साल के बाद में और जो है दबाव होता है, पड़ता है, ठीक है, सरकार ऊपर। तो अब क्या होता है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछी गई है इसलिए इंपॉर्टेंट है और ये सवालों में आता है, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग भी। 15 अगस्त 1996 को लाल किले के प्राचीर से उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने उत्तराखंड, ठीक है, राज्य का निर्माण की घोषणा की। ये सवाल आया हुआ था, उसमें लिखा गया था कि जो है उसमें सवाल था कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने उत्तरांचल राज्य के निर्माण की घोषणा की थी, ठीक है। तो एच.डी. देवेगौड़ा कई बार आया हुआ है और ये डेट पूछेगा 15 अगस्त 1996। आगे बढ़ते हैं, फिर अगले 2 साल के बाद में अब यहाँ क्या होता है, तो 1998 में केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से उत्तराखंड राज्य विधेयक संबंधी विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा को सहमति के लिए ये वापस भेज देते हैं। भाई ये प्रोसेस जो है ये एक लीगल प्रोसेस है, ठीक हो गया, और ये संवैधानिक है। इसमें क्या होता है कि जब कोई भी राज्य किसी संबंधित
राज्य से संबंधित कोई भी ऐसा प्रस्ताव जो होता है वो अपने विधानसभा से पारित वो कराकर जब सेंट्रल को भेजता है ना, तो संसद या संसद को, तो क्या होता है कि संसद भी उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकती है। ठीक हो गया? तो बस उसी के बेस पर क्या हुआ था कि 98 को फिर सेंट्रल सरकार ने वो फिर से वापस उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दिया था। ठीक हो गया? अब उसके बाद में फिर संशोधन उसमें होते हैं, यानी कि इस ऑर्डिनेंस में फिर 26 संशोधन होते हैं। फिर उसके बाद में ये फिर से सेंट्रल को भेजा जाता है। ठीक हो गया? फिर उसके बाद में क्या होता है कि ये जिसे भाजपा सरकार ने 22 दिसंबर को लोकसभा में ये पेश भी करते हैं, लेकिन क्या होता है कि सरकार जो होती है वो गिर जाती है, फिर ये वहाँ पर पास नहीं हो पाता है। अगर सरकार अगर बनी रहती है तो हो सकता है, संभावना थी कि उत्तराखंड का निर्माण जो है वो 98 या 99 में ही हो चुका होता। ठीक हो गया? लेकिन अब उसके बाद में अब देखते हैं अब क्या होता है। फिर सरकार जहाँ गिरी, अब फिर से इसी सरकार ने दोबारा से अपनी सीटों को हासिल किया और फिर से भाजपा के सत्ता में ये पुनः आ जाने के बाद में इस विधेयक को फिर से उत्तर प्रदेश सरकार को फिर से भेजा गया। अब देखो फिर से दूसरी बार फिर वहाँ से इस सरकार ने भेज दिया। अब वो क्यों लेट कर देता, क्या बात थी, ये तो कोई नहीं जानता। यानी कि ये एक ये संवैधानिक ये प्रोसेस है, इसमें कोई टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। फिर ये दोबारा से ये यूपी विधानसभा को भेज देते हैं। फिर यूपी सरकार के द्वारा फिर इसे सेंट्रल को फिर से दोबारा भेजा जाता है। ठीक हो गया? 27 जुलाई 2000 को। और उत्तर प्रदेश ये पुनर्गठन विधेयक 2000 के नाम से लोकसभा में ये प्रस्तुत ये जो है किया जाता है। ठीक हो गया? अब देखते हैं अब आगे क्या-क्या होना है। ठीक है? ये अभी हाल ही के लिए देखिए, ये जो अभी हाल ही के सवाल में ये दिया गया था, आप लोगों को अगर आप लोगों ने दिया होगा तो एग्ज़ैक्ट आपको ध्यान होगा। चलिए पहले हम ऊपर पढ़ लें। अब क्या होता है कि 27 ये जुलाई 2000 को में इस विधेयक के नाम से ये लोकसभा में ये प्रस्तुत होता है, लेकिन उसके बाद जो है 2 दिन के बाद में 29 जुलाई 2000 में जॉर्ज कमेटी के सदस्यों ने पंतनगर, उधम सिंह नगर का दौरा किया और उधम सिंह नगर को प्रस्तावित राज्य में शामिल करने का निर्णय लिया। उनका ये कहना था कि भई इस टोटल प्रवृत्ति अगर वो जिलों से राज्य का निर्माण किया जाएगा तो डिपेंडेंसी या आकस्मिक समय में स्थिति में हमें कुछ ना कुछ हमें प्लेन के एरिये भी चाहिए होंगे। ठीक है? तो इसी को देखते हुए जो है बाद में अंतिम समय में उधम सिंह नगर और हरिद्वार को शामिल किया गया उत्तराखंड में। ठीक हो गया? अब देखिए अब क्या होता है। अब 1 अगस्त 2000 को विधेयक जो होता है, ऑर्डिनेंस जो होता है, वो लोकसभा में वो पास हो जाता है। ये सवाल आया हुआ था। ठीक है? अब फिर दूसरा है सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब यह राज्यसभा में ये कब होता है पास? तो 10 अगस्त को ये राज्यसभा में भी ये पास हो जाता है। ठीक है? 1 अगस्त लोकसभा, 10 अगस्त ये जो है राज्यसभा। राज्यसभा जो है ये क्या है, कभी भी भंग ना होने वाली सभा है और ये ध्यान में ये आप लोग रखिएगा। और इससे संबंधित एक अभी सवाल आया था, आई थिंक लोअर पीसीएस में भी आया था। उसमें लिखा गया था निम्नलिखित में से कौन एक जो भंग हो सकता है? ठीक है? तो कई लोगों ने राज्यसभा को ही सही माना है, लेकिन इसका जो सही आंसर है ये विधान परिषद। ठीक है? वो जो कभी भी वो हटाया जा सकता है, मतलब वो संसद उसको हटा सकती है, लेकिन राज्यसभा को कभी हटाया या भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि अब तीसरी जो डेट आएगी वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जो कोई भी ऑर्डिनेंस, लीगल या अधिनियम या एक्ट वो तभी बनता है जब राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? अब कब होते हैं सिग्नेचर? तो 28 अगस्त, यानी कि 1 महीने में ये सारा काम होना है। 28 अगस्त को राष्ट्रपति के आर नारायण ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को अपनी मंजूरी दे दी। ठीक हो गया? फाइनल हो गया। अब इसे जो है सरकारी जो है जो गजट के कानून संख्या 28 में इसको लिखा गया है। कभी अब भविष्य में आपसे अगर पूछेगा तो ये गजट सरकारी ये है और कानून संख्या 28 है। ठीक हो गया? अब फाइनली क्या होता है कि अब आगे बढ़ती है प्रोसेस, ये सारा काम अब हो चुका है। अब हमें वो डेट सरकार को फाइनलाइज़ वो करनी थी कि अब बताओ कि अब कब हम उत्तर प्रदेश से इसको हम छोड़ें। तो वो डेट आती है 9 नवंबर 2000 को। देश के 27वें राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश के 13 उत्तरी पश्चिमी जिलों को क्या करते हैं, काट कर और उत्तरांचल राज्य का निर्माण होता है। ठीक है? आप सभी जानते हैं। चलिए, और देहरादून को उस समय आनंद-फानन में अस्थायी राजधानी के रूप में इस राजधानी का दर्जा दिया गया था और उसी दिन ये प्रदेश के अंतरिम ये मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी ने ये पद और गोपनीयता की शपथ ली। अगर मैं आप लोगों से पूछूं
कि पहले मुख्यमंत्री राज्य के कौन है, तो नित्यानंद स्वामी होंगी। अगर मैं इसी सवाल को घुमा दूं कि पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है उत्तराखंड के, निर्वाचित शब्द मैंने आप लोगों से अब बोल दिया, तो अब बताइए अब क्या आपका आंसर होगा, क्योंकि भाई अंतरिम बिना निर्वाचन के तो नित्यानंद स्वामी है, ठीक है, लेकिन निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, निर्वाचित मुख्यमंत्री वो बताइए आप लोग मुझे। कभी क्या बताया, ऐसा भी सवाल घुमाकर एक ग्रुप सी में दे दिया जाए, तब क्या करोगे? ठीक है, चलो एक बार देखना सभी लोग आप लोग। बाकी मैंने वो एक वो था पोर्शन था, मैंने आपको समझा दिया था कि पहला राज्यपाल कौन है, दूसरा राज्यपाल कौन है, तो वैसे ही पहला सीएम कौन है, दूसरा कौन है, जो ठीक है, जो दूसरा है वही निर्वाचित है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े हम, आगे बढ़ते हैं। तो अब दिसंबर, अब देखिए अब नाम में परिवर्तन भी तो होगा, तो देखिए अब दिसंबर 2006 में उत्तरांचल यानी कि उत्तरांचल विधेयक 2006 संसद के दोनों सदनों में ये पारित होता है नाम परिवर्तन हेतु, ठीक हो गया। और आधिकारिक जो इसकी सूचना होती है 29 दिसंबर 2006 को हो जाती है, और फिर 2 दिन का वेट भी किया जाता है कि इसको लागू किया जाएगा 1 जनवरी से, तो यानी कि उसके उपरांत 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में 1 जनवरी 2010 को उत्तराखंड ने संस्कृत को अपनी दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़े। और उत्तराखंड का उच्च न्यायालय जो है नैनीताल में है, और इसके पहले जो न्यायाधीश थे अशोक अभेंद्र देसाई थे, और ये जो न्यायालय था उच्च हाई कोर्ट, इंग्लिश में हाई कोर्ट, हिंदी में उच्च न्यायालय, तो यह देश का 20वां उच्च न्यायालय है उत्तराखंड का, ठीक है, जो कि स्थित है नैनीताल में, सभी लोग आप लोग जानते होंगे। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। एनडी तिवारी, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, अब इन्हीं जो कुछ घटनाओं को हमने अभी संक्षेप में देखा था, अब यहाँ पे उनका विस्तृत रूप थोड़ा सा देखते हैं। तो राज्य आंदोलन के समय में घटित घटनाएं, अब मैं इनको एक लाइन में समझाऊंगा, बाकी चीजें आप लोग इसमें डेट केवल ध्यान में रखिएगा। तो खटीमा जो गोलीकांड हुआ था 1 सितंबर 94 में हुआ था, इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और 1 सितंबर को उत्तराखंड राज्य राज्य आंदोलन का काला दिवस भी माना जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मसूरी गोलीकांड, तो मैंने ये समझाया था इसी के अगले दिन 2 सितंबर को, ठीक हो गया। तो इसमें इतनी चीजें ध्यान में आप लोग रखिएगा। फिर 2 अक्टूबर को 94 में क्या होता है, रामपुर तिराहा गोलीकांड मुजफ्फरनगर, ये गोलीकांड, ठीक हो गया। तो ये इसकी डेट ध्यान में रखिएगा, ये डेट आती है कई बार, बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम। कोटद्वार कांड, फिर एक आता है श्रीयंत टापू कांड, तो इसमें भी डेट के बाद दोनों में डेट ध्यान में रखनी है। तो कोटद्वार वाला है 3 अक्टूबर 1994 को, ठीक है, को ये पूरा उत्तराखंड ये रामपुर तिराहा कांड के विरोध में उबला हुआ था, और पुलिस भी दमन के लिए तैयार थी, और इसी कड़ी में एक कोटद्वार में भी आंदोलन हुआ, जिसे कोटद्वार आंदोलन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है श्रीयंत टापू कांड, 10 नवंबर 1995 को श्रीनगर में स्थित श्रीयंत टापू पर आमरण अनशन पर जो लोग बैठे थे आंदोलनकारी, उन पर ये पुलिस ने लाठी चार्ज इन्होंने कर दिया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, यशोधर बैजवाल और राजेश रावत की, ठीक है। तो इस घटना को श्रीयंत जो टापू कांड के नाम से जाना जाता है। 10 नवंबर 1995, ये सवाल भी एक बार आया था डेट सहित, ठीक है हो गया, डेट भी यानी कि पूछी जा सकती है। तो चलिए हमने आंदोलन को देख लिया था। आज आंदोलन के दौरान में गठित संगठन, इनको हमने एक संक्षेप रूप में हमने शुरुआती वाले पीडीएफ में इसको जान लिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं, लिंक अगर कर देगा दोबारा से सभी लोग तुरंत ही ज्वाइन होइएगा। तो कुमाऊं परिषद 1916 है, ठीक हो गया। और कुमाऊं परिषद के बारे में आजकल कई बार सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसकी एक पीडीएफ अलग से मैं अब इसको समझाऊंगा। कुमाऊं परिषद का गठन जो है कब होता है, क्या होता है, और इसके सम्मेलन कहाँ कहाँ होते हैं। फिलहाल अभी हम आज आंदोलन के बारे में जानते हैं, तो इनको जान लो। उत्तराखंड में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक समस्याओं को लेकर गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीधर पांडे, हरगोविंद ये पंत और आदि नेताओं ने इस परिषद का गठन किया था। ये 3 नाम आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, कभी भी पूछा जा सकता है कुमाऊं परिषद के गठन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था, तो 3 तो ये शामिल थे, कोई एक नहीं होगा, ठीक है। तो नाम ध्यान रखेगा। और जो कि बाद में यही कुमाऊं ये परिषद जो है बाद में 1926 में ये कांग्रेस में विलय हो गया,
ठीक हो गया, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। और इसका उद्देश्य अभी इस लाइन में हमने देख लिया, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक समस्याओं को लेकर इसका निर्माण हुआ था। ठीक है। गद्य सेवा संघ, तो अलग राज्य के उद्देश्य से लेकर 1938 में दिल्ली में इस संघ का ये गठन श्रीदेव सुमन जी के द्वारा हुआ। बाद में इसका नाम हिमालय सेवा संघ हो गया। ठीक है। और उत्तराखंड के निर्माण की ये पहली ये कड़ी मानी जाती है, यह डेट 1938 की, जो कि भारत के स्वतंत्र होने से पहले से ये चीजें जी चली आ रही हैं और जो कि फाइनली ये 9 नवंबर 2000 को संपन्न होती है। ठीक हो गया। तो इसके बीच की सारी रूपरेखाओं को हमने जान लिया, जो कि जानकारी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो आता है आपका गढ़वाल जागृत संस्था, तो ठीक इस गढ़ सेवा संघ की स्थापना के अगले वर्ष में 1939 में कांग्रेस के द्वारा ये पौड़ी में इस संस्था का गठन हुआ और प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बटवाल इसके प्रमुख हेड थे। ठीक हो गया। तो ये आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और 1939 में भारतीय इतिहास में कौन सा सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, जल्दी से बताओ। 1939 में कौन सा सम्मेलन हुआ था भारतीय इतिहास में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? मैं बढ़ता हूँ आगे। तो प्रवती जन समिति कांगड़ा से अल्मोड़ा तक के एक हिमालय राज्य की अवधारणा जो है के लिए इस समिति का गठन हुआ था 1950s में। ठीक हो गया। और ये दिल्ली में हुआ था। क्या नाम है? प्रवती विकास जन समिति। ये मैंने ये भी समझा दिया आप लोगों को। और प्रवती राज्य परिषद, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में ये भी रखिएगा। और 25 जून 1967 को रामनगर में एक जनसभा में एक पृथक इकाई के गठन का प्रस्ताव यहाँ पारित हुआ था। प्रस्ताव के कार्यान्वयन में डी के पांडे की अध्यक्षता में इस परिषद का गठन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इसमें जितने भी परिषद संस्था है ना, उसमें मेन आपको डेट, ठीक है, और अगर उसमें वो नाम दिया गया है कि ये किसके समय में हुआ, वो नाम आप ध्यान में ये रखना है। ये दो चीज, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब 1973 में क्या होता है, इस संगठन का ये पुनर्गठन होता है और दो सांसदों प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र सिंह ये बिष्ट को इसमें शामिल करते हुए इसका नाम पर्वतीय राज्य परिषद हो गया। पर्वतीय राज्य जी परिषद हो गया। ठीक हो गया। मतलब इसमें मतलब कि छोटी बड़ी चीजों का संशोधन हुआ था और उसके बाद में ये नाम जो है रख दिया गया था। ठीक हो गया। हालांकि अब नाम तो वो वैसा ही मिलता है, लेकिन इन दो लोगों को इसमें जो है शामिल किया गया था और अपनी इसका जो उद्देश्य था उसमें कुछ ना कुछ छोटे बड़े परिवर्तन हुए थे। नेक्स्ट जो आता है आपका यूकेडी, मैंने आपको समझा ही दिया। ठीक है। तो कोई इसमें दिक्कत नहीं हुई होनी चाहिए। डीडी पंत भी ये ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। डेट इसमें सब लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तरांचल जी परिषद, तो 7 जून 1972 नैनीताल में इसका इस परिषद का गठन स्थानीय समस्याओं के उद्देश्य से हुआ था। ठीक है। तो इतनी सारी चीजें बस आपको समझनी है अच्छे से और कोशिश करना है कि मैक्सिमम चीजें आपको याद हो सके। ठीक है। नेक्स्ट आता है उत्तरांचल उत्थान परिषद। हालांकि सारे एक जैसे ही लगेंगे, लेकिन जब इनके बारे में आप धीरे धीरे जानोगे, रिवाइज करोगे, तो सब आसान लग जाएंगे। तो ये भी चीजें हो चुकी हैं। लाइन में अभी हमने ये देखा था। तो 31 मई 1988 को सुबर्णचंद्र जीना की अध्यक्षता में इस परिषद का गठन किया गया। ठीक हो गया। और नेक्स्ट है उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति। ठीक है ना। तो ये भी ध्यान में रखिए, मैंने ये भी समझा दिया था कि इसका ये गठन उत्तराखंड के संपूर्ण जो संगठन थे सबको ये मिलाकर एक उत्तराखंड, यानी कि उस समय में उत्तरांचल संयुक्त समिति के नाम से इसका जो गठन हुआ था 1989 में। ठीक है। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाली तो चीजें इतनी नहीं है, ये नीचे वाली है। ठीक है। यूपीएफ, उत्तराखंड पीपुल फ्रंट, तो इसमें देखते हैं। तो इसका गठन 16-17 अप्रैल 1994 को हुआ था। ठीक हो गया। ये इंपॉर्टेंट इसमें केवल, बाकी और कुछ अगर ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका सब टॉपिक है स्थायी राजधानी गैरसैंण में ये बनाने का जो जो क्या क्या हुए हैं प्रयास, यानी कि स्थायी राजधानी को गैरसैंण में ही बनाने का प्रयास से संबंधित क्या क्या जो है यहाँ काम हुए हैं उसके संबंध में है ये चीज। ठीक है। इसकी एक ये रूपरेखा है। ठीक हो गया। इसके बारे में कि ये कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद में इसकी इसी रूपरेखा का ये आगे जो भी स्टेप है उन चीजों को इसमें दिया गया है। ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली अब नहीं है। ठीक है। चलिए, तो मैं एक बार फिर से समझा दूं आप सभी को, फिर बढ़ेंगे आगे की ओर।
तो ब्रिटिश गढ़वाल के ये चांदपुर परगने की लोहबा पट्टी भी वर्तमान गैरसैंण है और इस समय यह चमोली का एक विकास खंड है और यह दूधातोली और ब्यास पर्वत श्रृंखलाओं से 2 श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है गैरसैंण और लगभग संपूर्ण राज्य के ये केंद्र में है और 60-70 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है और इस समतल ये घाटी जो है ये समुद्र से लगभग 5360 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ से होकर आटागाड़ पश्चिमी एवं पूर्वी नयार पश्चिमी रामगंगा आदि नदियां जो है ये यहाँ से होकर बहती हैं और साथ ही यहाँ स्थान जो है यानी कि यह जो स्थान है ये प्राकृतिक ये जल का स्रोत भी है, बहुत अच्छा स्रोत है और इस क्षेत्र के चारों ओर ये मेवाड़ बांदपुर और ये ग्वालदम आदि की ये गढ़ियां भी स्थित हैं। ठीक है, और इस क्षेत्र में ये बिनसर यानी कि बुनेश्वर महादेव जैसे धार्मिक स्थल और बेनीताल जैसा प्राकृतिक सौंदर्य स्थल भी विद्यमान है। तो ये है कुछ और इसके अलावा भी और भी चीजें होंगी, अब जो इम्पोर्टेंट है वो चीज यही है। अब आगे हम बढ़ते हैं 25 जुलाई 1992 को यूकेडी के 14वें महाधिवेशन में बरडोनी व काशी सिंह एरी ने गैरसैंण का नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के ही नाम पर रखकर और उसका नाम चंदनगर ये रखा। ठीक हो गया, और उसका शिलान्यास भी हुआ, लेकिन ये फाइनलाइज तो अभी तक हो नहीं पाया है। तो आगे हम बढ़ते हैं ना। अब यहाँ 93 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तराखंड राज्य की संरचना एवं राजधानी पर विचार करने के लिए कोशिश समिति का निर्माण हुआ था। ये मैंने आप लोगों को अभी समझा भी दिया था, कोशिश समिति किससे संबंधित। ठीक है, और 1994 में अपने रिपोर्ट में राजधानी के लिए गैरसैंण की सिफारिश भी इन्होंने कर दी थी, सब कुछ किया था। इसमें 68 लोगों का समर्थन भी इन्होंने लिया था। लेकिन 1998 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के मीडिया सेंटर के द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में 80% जो भी लोग हैं, जनता है, तो इनकी राय जो है गैरसैंण को ही राजधानी बनाने की पक्ष में थी। ठीक है, लेकिन वो भी फाइनलाइज नहीं हुआ। तो गैरसैंण के ही पक्ष में 24 सितंबर 2000 को उत्तरांचल महिला ये मंच के लिए विशाल रैली में विभिन्न संगठनों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसी ये मंच द्वारा आहूत करने पर 30 अक्टूबर को उत्तराखंड जो है संपूर्ण रूप से ये बंद भी रहा था। 2000 वाली अगर हम 2000 के समय को अगर हम देखें तो इसीलिए कि भाई राजधानी जो है गैरसैंण हो। ठीक है, अब 1 अक्टूबर 2000 में अब यहाँ पर क्या होता है, यानी कि राज्य के निर्माण से थोड़ा पहले इस मुद्दे पर उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा उत्तराखंड में खबरदार रैली का आयोजन भी किया गया था। ठीक है, चलिए, ये हालांकि इतना तो इतिहास में इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे हम बढ़ते हैं। 2004 की बात करें तो ये बाबा मोहन उत्तराखंडी जो है गैरसैंण सहित ये